हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एनआरई न्यूज़ चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी दो रूल्स नोटिफाई किए हैं। रूल्स फॉर टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ एंड रूल्स फॉर प्रमोशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बाय एड्रेसिंग मस्ट रन एंड अदर मैटर्स। ये दोनों रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए। और अगर हम लोग बात करें अगर अभी आज की डेट में, तो जो इन्वेस्टर्स और अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो पावर सेक्टर में, वो अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न है अबाउट टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ और जो रिन्यूएबल एनर्जी में और जो कर्टेलमेंट और अदर मैटर्स है इसको लेकर के। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ने ये दोनों रूल्स जो हैं अभी नोटिफाई किए हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर बात करते हैं टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ, अगर रूल्स की बात करते हैं तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो मैक्सिमम जो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है पावर सेक्टर में, वो अगर उसकी हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो टाइमली पेमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर होता है बेसिकली, या जो डेवलपर है हम बोल सकते हैं, जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, प्रोजेक्ट लगाता है, लेकिन जो उसको रिकवरी होती है थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अगर हम लोग सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जिसको हम लोग लाइफ पीरियड 25 साल मानते हैं, तो जो उसकी रिकवरी है बेसिकली, जो उसमें जो एडजस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देता है लेकिन उसको जो रिकवरी होती है टैरिफ के थ्रू होती है। तो अगर कोई भी चेंज इन लॉ, अगर कोई भी टैक्सेशन या कोई भी ड्यूटी अगर चेंज हो जाती है, जिसकी मतलब इनफैक्ट अगर कुछ बिडिंग्स हो गई उसके बाद ये अगर लॉ चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसके प्रोजेक्ट कॉस्ट पर फ़र्क पड़ता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसके लिए वो क्या होता है कि रेगुलेटर्स के पास जाता है, फिर रेगुलेटर उसको डिसाइड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर ये रूल्स को नोटिफाई किया है। और अगर हम लोग बात करें जैसे कि अगर जो इधर रिसेंटली कौन कौन से जो रूल्स और जो ड्यूटी चेंजेज हुए हैं, तो सबसे पहले जीएसटी आया था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था। इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो टैक्सेशन की वजह से जो इफ़ेक्ट हुए थे, जिनकी कॉस्ट बढ़ गई थी, तो उन्होंने रेगुलेटर के पास, जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर है, सीईआरसी है जो स्टेट रेगुलेटर है, जो भी जिसके अंतर्गत आता है ये, उन्होंने पेटिशन फाइल किए और बहुत सारे जो रेगुलेटर ने है इसमें ऑर्डर भी पास किया। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम सेफ गार्ड ड्यूटी की बात करते हैं तो सेफ गार्ड ड्यूटी जो है आपका 30 जुलाई 2018 को आ गया था, जो कि 2 साल के लिए था। उस समय 25% था, फिर उसके बाद 20%, फिर 15%, उसके बाद फिर 1 साल के लिए एक और बढ़ा दिया गया, जो कि 29 जुलाई 2021 तक इफेक्टिव था ये 14.5% तक। तो ये जो सेफ गार्ड ड्यूटी थी बेसिकली, इस ड्यूरेशन में जब सेफ गार्ड ड्यूटी इम्प्लीमेंट की गई थी तो उससे जस्ट पहले बहुत सारे रिवर्स ऑक्शन हो गए थे, मतलब टैरिफ डिराइव हो गया था, जिसका कि प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वही है, जो भी अफेक्टेड प्रोजेक्ट्स थे, जो डेवलपर्स थे, वो रेगुलेटर के पास गए। तो कहने का मतलब ये है कि सारा जो प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है गवर्नमेंट बीच में रूल्स ला सकती है जिसकी वजह से ड्यूटी स्ट्रक्चर या जो भी टैक्सेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ सकता है और प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकते हैं। और ये उनका राइट है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी अगर रूल्स ऐसे लाती है जो चेंज लॉ में कवर होता है, तो वो रिकवर करने के लिए फिर रिस्पेक्टिव रेगुलेटर के पास जा सकते हैं। लेकिन ये सारा टाइम प्रोसेस है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स लाई है। अब इसमें देखते हैं बेसिकली इसमें है क्या चीज़। तो जो ये रूल है, जो दिस रूल्स में बी कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिसिटी टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ रूल्स 2021 बोला जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑलरेडी इसको 22 अक्टूबर 2021 को नोटिफाई कर दिया है। और ये जो रूल एप्लीकेबल होगा, ये रूल जनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसी पर अप्लीकेबल होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिकली यही लगा रहे हैं। अगर हम लोग पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में बेसिकली 3 कंपोनेंट ही होते हैं। एक तो जो जनरेटिंग कंपनी जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, दूसरा फिर पावर को इवैक्यूएट करने के लिए बीच में जो ट्रांसमिशन सिस्टम आता है तो ट्रांसमिशन लाइसेंसी, थर्ड जो आपका जो पावर परचेज कर रहा है, मेनली जो डिस्कॉम है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट जो अफेक्टेड हो सकते हैं चेंज इन लॉ की वजह से, वो जो पावर जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, जैसे जनरेटिंग कंपनी या जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लगा रहा है ट्रांसमिशन लाइसेंसी, तो जो रूल ये अप्लीकेबल होगा बेसिकली इन्हीं 2 एंटिटी पर अप्लीकेबल होगा, जेनको और ट्रांसमिशन लाइसेंसी पे। अब हम बात करते हैं चेंज इन लॉ में। तो बेसिकली इस रूल के हिसाब से चेंज इन लॉ को डिफाइन किया गया कि चेंज इन लॉ है क्या चीज़।
तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट है ये। चेंज इन लॉ मीन्स एनी इनैक्टमेंट और अमेंडमेंट और रिपील ऑफ एनी लॉ मेड आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ अंडर सेक्शन 62 और सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट लीडिंग टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द कॉस्ट रिक्वायरिंग चेंज इन टैरिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सेक्शन 62 और सेक्शन 63 का मतलब ये है कि सेक्शन 62 में जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए टैरिफ डिटरमिन करता है, और सेक्शन 63 में स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइंस के हिसाब से जो बिडिंग हुई है उस केस में जो रेगुलेटर होता है उसमें जो बिडिंग आती, जो टैरिफ डिराइव्ड होता है उसको अडॉप्ट करती है। बस उसमें ये देखता है कि जो बिडिंग का प्रोसेस जो हुआ है, जो बिडिंग का जो प्रोसीजर को फॉलो किया गया वो एज पर स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी टैरिफ डिटरमिन हो जाता है अंडर सेक्शन 62 या अंडर सेक्शन 63, अगर डिटरमिन हो जाता है उसके बाद कोई अगर ऐसा कुछ रूल अगर आ जाता है, कुछ ऐसा जो कि टैरिफ को, प्रोजेक्ट कॉस्ट को अफेक्ट करता है, तो वो ये जो रूल है ये उस पर एप्लीकेबल होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, जो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट, अ चेंज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लॉ बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और अ चेंज इन एनी डोमेस्टिक टैक्स इंक्लूडिंग ड्यूटी, लेवी, सेस, charge or surcharge by the central government, state government or union territory administration leading to the corresponding change in the cost, or a change in any condition of an approval or licensee obtained or to be obtained for the purchase, supply or transmission or electricity unless specifically excluded in the agreement for the purchase, supply of or transmission of electricity which results in any change in cost बट डज नॉट इंक्लूड। अब समझ रहे हैं बेसिकली जो भी अगर कोर्ट अगर डिफाइन कर देता है, अगर कोई इंटरप्रिटेशन ऐसा आता है जिसमें कोर्ट बता देता है कि ठीक है ये चेंज इन लॉ में अगर आता है। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट अगर ड्यूटी, टैक्सेस ये अगर लगाती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, यूटीज जो होती है, और कुछ अगर ऐसा लाइसेंसिंग प्रोसीजर में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से अगर जो कॉस्ट अगर इफेक्ट आती है, तो ये मेनली 3 है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है, एनी चेंज इन लॉ, एनी चेंज in any withholding tax or income or dividends distributed to the shareholders of the generating company or transmission licensee, ये include नहीं होगा। और change in respect of deviation settlement charges or frequency intervals by an appropriate commission, ये भी applicable नहीं होगा। जो DSM settlement mechanism होता है ये भी उसमें applicable नहीं होगा। अब एक और बताया कि law includes any act, ordinance, order, bylaw, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो एक्ट के थ्रू हो सकता है, पार्लियामेंट के थ्रू पास हो सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकती है गवर्नमेंट, कोई ऑर्डर पास कर सकती है, बाई लॉ हो सकते हैं, रेगुलेटरी कमीशन कुछ रेगुलेशंस आ सकता है, इसमें कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है गवर्नमेंट के लिए फॉर टाइम बीइंग के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। अब इसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि बेसिकली क्या प्रोसीजर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कुछ अगर रूल्स या कुछ अगर चेंज इन लॉ में कुछ रूल्स या नोटिफिकेशन अगर आ जाता है जिसकी वजह से ये अफेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट पे आ सकता है, तो फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट की रिकवरी कैसे हो सकती है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर बताया हुआ है इसमें। अब इसमें देख सकते हैं कैसे प्रोसीजर है। फर्स्ट जो है, द मंथली टैरिफ और चार्जेस शैल बी एडजस्टेड एज पर दिस रूल। जो अगर जो प्रोजेक्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जेन को अगर जो आरी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जो निकल के आता है, जो टैरिफ निकल के आता है, तो जो किस टाइप से जो अप्लीकेबल किस टाइप से एडजस्टमेंट होगा, तो या तो टैरिफ में एडजस्टमेंट हो जाए। मान लीजिए कोई टैरिफ अगर आ गई और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है तो टैरिफ भी बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि इसमें अभी देखेंगे डिटेल में, इसमें पूरा फार्मूला भी दिया हुआ है कि किस फार्मूला से टैरिफ और कैसे अफेक्टेड आ सकता है, और मैंने उस पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हम उसको अभी डिटेल में आगे देखेंगे। तो टैरिफ में बढ़ाया जा सकता है या चार्जेज जो है वन टाइम चार्जेज में भी एडजस्ट करके बढ़ाया जा सकता है। द जनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसी शैल गिव ए 3 weeks प्रायर नोटिस टू द अदर पार्टी। इसमें जो अफेक्टेड पार्टी कौन है, आपकी जनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसी है, तो वो क्या करेंगे, नोटिस देंगे। इसमें जो अदर पार्टी कौन है, अदर पार्टी में इसमें डिस्कॉम हो सकता है जिसके PPA साइन हुआ है, तो उसको ये लाइसेंसी शैल गिव ए 3 weeks प्रायर नोटिस टू द अदर पार्टी, नोटिस प्रोवाइड करेंगे। द अफेक्टेड पार्टी शैल फर्निश टू द अदर पार्टी द कंप्यूटेशन ऑफ इम्पैक्ट इन टैरिफ
or charges to be adjusted and recovered within 30 days of the occurrence of the change in law or on the expiry of 3 weeks from the date of notice whichever is earlier whichever is later। जो अफेक्टेड पार्टी जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम जो है अदर पार्टी को मतलब जो जेनको या जो ट्रांसमिशन लाइसेंसी है उसको बताएगा कंप्यूटेशन ऑफ इम्पैक्ट इन टैरिफ और चार्जेस टू बी एडजस्टेड एंड रिकवर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द चेंज इन लॉ। अगर चेंज इन लॉ में अगर आ जाता है या जो पार्टी ने अगर नोटिस दिया जो भी लेट होगा उसको बताएगा। रिकवरी सेल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल ऑफ द टैरिफ। नेक्स्ट है दिस मे बी कंप्यूटेड एज वन टाइम और मंथली चार्जेज और पर यूनिट बेसिस ऑफ ए कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एंड सेल बी रिकवर्ड इन द मंथली बिल एज द पार्ट ऑफ द टैरिफ। देखिए 3 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, या तो मंथली चार्जेज या तो जो भी जो टोटल अमाउंट है जो जिसके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लीजिए बड़ी है उस कॉस्ट को मंथली हिसाब से एडजस्टमेंट किया जा सकता है या टैरिफ में बढ़ा कर किया जा सकता है या दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ टैरिफ भी बढ़ा दे और कुछ मंथली चार्जेस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है द इम्पैक्टेड अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला गिवन इन द एग्रीमेंट और इफ नो फार्मूला इन एग्रीमेंट देन एज पर दिस। बेसिकली इसमें दिया अगर आपका ऑलरेडी पहले से एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर कुछ भी अगर चेंज इन लॉ में आता है तो इस हिसाब से डिराइव्ड होगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो इस रूल में बताया हुआ कैसे एग्रीमेंट कैसे फॉलो होगा। द रिकवरी ऑफ इम्पैक्टेड अमाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट सेल बी अगर जो है वो कैसे हो सकता है फॉर जनरेशन प्रोजेक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 180 मंथ्स मतलब 15 ईयर्स के लिए। अगर कोई जनरेशन प्रोजेक्ट है तो वो 15 साल के लिए हो सकता है। और इन केस ऑफ रिकरिंग इम्पैक्ट अंटिल द इम्पैक्ट परसिस्ट, जैसे अगर ट्रांसमिशन लाइसेंसी अगर उसमें हो सकता है तो ट्रांसमिशन का जनरली एग्रीमेंट जो होता है 35 ईयर्स के लिए होता है, तो वो जब तक इफेक्टेड होगा तब तक हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है द अफेक्टेड पार्टी सेल फर्निश ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन विद इन 30 डेज टू द अप्रोप्रिएट कमीशन। ये 30 दिन के अंदर फिर जो कमीशन है अप्रोप्रिएट कमीशन मतलब CERC हो सकता है या जो रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेटर होता है उसके पास फाइल करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। और ये कमीशन के ऊपर भी दिया हुआ टाइम लाइन कि द अप्रोप्रिएट कमीशन सेल वेरीफाई द कैलकुलेशन एंड एडजस्ट द अमाउंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। अगर रेगुलेटर के पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो उसके 60 दिन के अंदर रेगुलेटर को एडजस्ट करना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है कैलकुलेशन करके और ऑर्डर पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इम्पैक्ट इन मंथली टैरिफ और चार्जेस द अफेक्टेड पार्टी the GENCO transmission line shall adjust the monthly tariff or charges annually based on actual amount recovered to ensure that the payment to the affected party is not more than the yearly annuity amount। ये भी बताना पड़ेगा आपको कि सब कुछ ऐसा नहीं कि ईयरली अमाउंट से भी ज़्यादा हो गया, वो GENCO और जो ट्रांसमिशन लाइसेंसी है इनको बताना पड़ेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर जो अभी जो बताया गया कि टैरिफ में अगर या तो वन टाइम चार्जेस हो सकता है या कुछ मंथली चार्जेस हो सकता है या टैरिफ में इसको टैरिफ में इंक्रीज़ करके किया जा सकता है। तो टैरिफ में अगर इंक्रीज़ करना है तो क्या फार्मूला हो सकता है, तो इस रूल्स में उस फार्मूला को बताया हुआ है। और ये फार्मूला जो है बेसिकली जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो फार्मूला के लिए क्या, अगर मान लीजिए कुछ टैक्सेस या ड्यूटीज़ में अगर चेंजेस होते हैं तो जो एक्चुअल अमाउंट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो अमाउंट है अगर वो अफेक्टेड है तो वो अफेक्टेड मान लीजिए अमाउंट P है, लेट फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन लॉ इज P, देन द मॉडिफिकेशन इन मंथली टैरिफ MT, इसको मंथली टैरिफ मतलब MT फॉर कंपनसेटिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज गिवन बाई MT इज इक्वल टू Y बाई X। अब इसमें Y क्या और X क्या है अभी ये बताते हैं। तो पहले इसमें X को डिफाइन किया गया है। X आपका क्या है कि एस्टिमेटेड मंथली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स है आपका 1 मेगावाट हो, 5 मेगावाट हो, 20 मेगावाट का हो, 100 मेगावाट का हो, 200 मेगावाट का जो भी है, तो टोटल प्रोजेक्ट का जो मंथली जनरेशन है X उसके लिए बताया हुआ है कि क्या हो सकता है, वो किलोवाट आवर्स में होगा, यूनिट्स में होगा। तो ये जो है बेसिकली 1/12 जो भी 1/12, अब किसका 1/12 है, ये है कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट एज पर द एग्रीमेंट। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट अगर आपका 1 मेगावाट का है तो 1 मेगावाट इंटू नॉर्मेटिव प्लांट लोड फैक्टर PLF एयर अवेलेबिलिटी फैक्टर या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर इन केस ऑफ RE एज पर एग्रीमेंट। अभी आज की डेट में अगर हम लोग बात करें CUF जो जनरेशन कंपनी जो है जो बिडिंग होती है तो CUF जनरली ज़्यादा ही कोट करती है क्योंकि DC ज़्यादा लगाते हैं, वो अलग
है, अलग मैटर है, बट फिनली जनरली जो टैरिफ आजकल कम आ रहा है तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एक रीज़न है कि जो डीसी कैपेसिटी होती है वो टोटल एसी कैपेसिटी का 1.4 टाइम्स 1.5 टाइम्स इतना लगा रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो CUF है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, CUF है, ये ज़्यादा ही होता है आज की डेट में, 21%, 23%, 24% तक होता है। इंटू 8760 आवर्स, मतलब 24 आवर्स, अगर 365 डेज़ को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8760 होता है इंटू 10। ये फार्मूला दिया हुआ है आपका। इन केस ऑफ PLF, प्लांट लोड फैक्टर, एंड CUF, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर नहीं दिया हुआ है, द अवेलेबिलिटी फैक्टर मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट मे बी कंसीडर्ड, अवेलेबिलिटी फैक्टर को लिया जा सकता है। हाउएवर इट विल बी ट्रूड अप विद द रेफरेंस टू द एक्चुअल जनरेशन ऑन द एनुअल बेसिस। ऑब्वियसली अगर प्लांट अगर आ जाता है प्रोजेक्ट तो जनरेट करेगा, तो जो एक साल में जो जनरेट करेगा उसी बेसिस पर हम लोग ले लेंगे, मतलब एक साल में जितना जनरेशन होगा डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें फार्मूला y क्या दिया हुआ है, अभी जस्ट डिस्कस तो कर लिया, x क्या है, y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल टू p इंटू एम आर इंटू 1 प्लस एम आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर का पावर n माइनस 1। अब इसमें एम आर क्या है, तो एम आर इज इक्वल टू मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि r बाई 12 इंटू 100, और r क्या है आपका, r इज इक्वल टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट। जो n है, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स ओवर विच द फाइनेंशियल इम्पैक्ट हैज़ टू बी पेड। मान लीजिए जो टोटल अमाउंट, जो भी अफेक्टेड अमाउंट है आपका, जो कॉस्ट बढ़ गई है, वो कितने मंथ में उसको रिकवर करना है, कितने मंथ में देना, मान लीजिए 10 साल में देना है, 15 साल में देना है। मैक्सिमम जो जनरेशन प्रोजेक्ट है RE के लिए, जिनको प्रोजेक्ट है, वो मैक्सिमम 15 साल हो सकता है, तो 15 साल मैक्सिमम है, या तो 12 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 7 साल में हो सकता है, 5 साल में हो सकता है। तो जो भी ईयर होगा डिवाइडेड इंटू 12 वो हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 180 मंथ, जो कि 15 ईयर्स है, इन केस ऑफ द नॉन रिकरिंग फिक्स अमाउंट, बट इन केस ऑफ रिकरिंग इम्पैक्ट इट विल बी द टिल द इम्पैक्ट परसिस्ट। अगर रिकरिंग है तो जो भी प्रोजेक्ट लाइफ है, अगर आपका प्रोजेक्ट लाइफ अगर मान लीजिए 25 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, तो वो तब तक चलता रहेगा। MR मैंने बताया ना, MR इजकल टू मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो कि R बाई 12 इंटू 100 है। R आपका क्या है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट। इसमें जो एनुअल रेट है लोन अमाउंट पर क्या इंटरेस्ट हो सकता है उसको भी डिफाइन किया हुआ है, या तो एज पर CRC ऑर्डर होगा, या एज पर एवरेज इंटरेस्ट रेट प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स above the average SBI marginal cost of the funds based lending rate of the 1 year tenure prevalent during the last available 6 months for such occurs. Further, the generating company or intermediary procurer or the trading licensee shall true up the MT annually based on actual generation of the year so as to ensure that the payment to the affected party is kept at the yearly annuity amount. अब देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, केस स्टडी लिया हुआ है, ये किस टाइप से अगर टैरिफ में इम्पैक्ट आएगा, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर कुछ बढ़ जाती है तो उसका टैरिफ में इम्पैक्ट कैसे होगा उस फार्मूला के हिसाब से। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 1 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है कि 1 मेगावाट है, और इसका CUF जो है 21% लिया है। तो अगर CUF 21% लेते हैं तो उसके हिसाब से जो ईयरली जनरेशन होगा वो आपका होगा 18,39,600 यूनिट होगा टोटल, एक साल में 21% के हिसाब से 1.83 मिलियन यूनिट्स। मंथली जनरेशन क्या हो सकता है, तो जो अभी जो ईयरली जनरेशन है डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ द मंथली जनरेशन, जो कि होगा 1,53,300 1,53,300। फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, मान लीजिए टोटल इस 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 4 करोड़, जिसमें कि मॉड्यूल कॉस्ट है 1.9 करोड़, और ये मॉड्यूल कॉस्ट जो 1.9 करोड़ इट इज़ एक्सक्लूडिंग GST। अगर GST अगर 5% है, 5% GST ऑफ द मॉड्यूल, तो ये आपका अमाउंट होता है 0.095 करोड़। तो टोटल जो मॉड्यूल कॉस्ट है इंक्लूडिंग GST दैट विल बी द 1.995 करोड़। अब अगर इसमें जो भी हम रिसेंटली क्या देखने का, अभी गवर्नमेंट ने जस्ट एक नोटिफाई किया कि जिसमें GST 5% से 12% हो जाता है, तो वो कैसे इफेक्ट आएगा। तो अगर GST इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 12%, उस केस में कितना अमाउंट बढ़ गया, मतलब इट मीन्स कि जो डेवलपर है उसको GST ज़्यादा पे करना पड़ेगा मॉड्यूल परचेज करने के लिए। तो इस केस में कितना अमाउंट बढ़ा, तो 12% अगर GST हो जाता है तो मॉड्यूल की कॉस्ट तो मान लीजिए वही है,
तो मॉड्यूल के कॉस्ट पर अगर 12% जीएसटी लेते हैं दैट इज़ द 0.228, तो टोटल मॉड्यूल कॉस्ट इंक्लूडिंग 12% जीएसटी हो गया आपका 2.128 करोड़। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हुआ, 5% से अगर 12% जीएसटी बढ़ता है तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपका आता है 0.133 करोड़, मतलब 13.3 लैक्स इसका हो जाता है इम्पैक्ट। अब 13.3 लैक्स को रिकवर करने के लिए कैसे किया जा सकता है, या तो 13.3 लैक्स को कुछ फिक्स अमाउंट मंथली बेसिस पर बना दिया जाए और वो रिकवर हो जाए, या तो टैरिफ इंक्रीज कर दिया जाए। तो टैरिफ जो इंक्रीज करने के लिए जो फार्मूला आपका दिया हुआ है उस फार्मूला पर हम लोग बात करते हैं, जो यही है ना, टैरिफ में इंक्रीज करने का फार्मूला पर MT=Y/X, जिसमें X आपका मंथली जनरेशन है और Y इस फार्मूला के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जो कि Y दिया है P/MR × 1 + MR का पावर n डिवाइडेड बाई 1 + MR का पावर n-1। अब हम इसमें देखते हैं P जो आपका कितना है, इम्पैक्टेड अमाउंट आपका कितना है, वो है आपका 13,30,000 है। और MR आपका क्या हो सकता है, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मंथली इसमें जो है मैंने आपको जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है एनुअल रेट लिया हुआ है इंटरेस्ट का, वो आपका 12% लिया हुआ है। तो मंथली रेट आपका हो जाएगा 12/12 मतलब 1%। और MR क्या हो जाएगा 12/12 × 100 फार्मूला के हिसाब से 0.001। और N आपका क्या, मान लीजिए 15 साल में आपको रिकवर करना है, तो 15 N = 15 × 12 मतलब टोटल 180 मंथ्स हो गया। अब फार्मूला में हम लोग रखते हैं, फार्मूला में इसको वैल्यू को रखते हैं, Y = 13.3 × 0.01 इंटू 1 + 0.01 का पावर 180 डिवाइडेड बाई 1 + 0.01 का पावर 180 - 1। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है Y = जो निकल के आता है डेट इज़ द 0.1596 लाख। आप समझ रहे हैं ना, Y = 0.1596 लाख निकल के आ रहा है। अब MT निकालते हैं, जो आपका जो टैरिफ में इंक्रीमेंट होगा MT, वो है आपका फार्मूला Y/X। तो Y की वैल्यू आपका 0.1596 लाख आ गया और X की वैल्यू भी हमारा निकल के आ गया यूनिट में। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा टैरिफ में जो इंक्रीमेंट होगा 0.10411, मतलब 10 पैसा पर यूनिट इंक्रीमेंट कर गया। तो जो टैरिफ मान लीजिए अगर 3 रुपये का टैरिफ निकल के आ गया, तो नया टैरिफ क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा आपका टैरिफ। ये 15 साल तक रहेगा, उसके बाद फर्दर फिर 3 रुपया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन इन द मंथली टैरिफ एज पर फार्मूला ड्यू टू इंक्रीज इन जीएसटी फ्रॉम 5% to 12% इज 10 पैसा पर यूनिट हो गया। तो होप दोस्तों मुझे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।